हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विद्या प्रकाश द्विवेदी। इलीट माइंड इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे और वो टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड का। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अगला टॉपिक मेमोरी ग्लैंड, उसके बारे में हम एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं। जो डायग्राम अभी आपके सामने रिप्रेजेंटेड है, ये कंपेरेटिवली काफ़ी कुछ टफ दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अपने सामने आती है तो उसको एक साथ ना करने के बजाय बजाय जरूरी क्या है कि उसको सेगमेंट में स्टडी करें। तो सिमिलरली अगर हम इस टॉपिक को भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भी हम आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे और जो भी हमारे सामने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हम उनको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। मेमोरी ग्लैंड को डिफाइन अगर करने की बात करते हैं तो मेमोरी ग्लैंड्स आर द पेयर्ड प्रोमिनेंस, मींस देयर सर्टेन टाइप ऑफ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ह्यूमन फीमेल के चेस्ट रीजन पर पाई जाती हैं, थोरैक्स के अपर रीजन पर पाए जाते हैं एंड दे आर सपोर्टेड इन देयर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स, जिसमें से एक तो पेक्टोरलिस मेजर मसल पाई जाती है और दूसरा वहां पर एक सस्पेंसरी लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है। तो मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड प्रोमिनेंस लोकेटेड ओवर थोरैक्स ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल। अगर हम फंडामेंटल डिफरेंसेस की बात करें मेमोरी ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन मेल एंड मेमोरी ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन फीमेल, तो ह्यूमन मेल के केस में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो रिडिमेंट्री होती हैं, जबकि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन फीमेल। वेरी क्लियर। अब जो मेमोरी ग्लैंड है वो चाहे मेल हो या फीमेल है, बाय बर्थ प्रेजेंट है। हाँ, ह्यूमन मेल के केस में ऑलवेज रिमेन रूडिमेंटरी होती है, बट इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी का कमेंसमेंट होता है तो उस प्यूबर्टी के टाइम पर एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन शुरू होता है और वो एस्ट्रोजन हार्मोन मीन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। वेरी क्लियर। और दैट इज व्हाई मेमोरी ग्लैंड को हम सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ना कह करके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट है एट द कमेंसमेंट ऑफ प्यूबर्टी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। एक क्लिनिकल कंडीशन यहां पे दिखाने जा रहा हूं, गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड इज बीइंग सीन इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस। एक्चुअली अगर हम और थोड़ा सा पीछे जाएं, हार्मोन को रिस्पेक्ट की स्टडी करें, तो एक हार्मोन होता है जो एक प्रोमिनेंट मेल सेक्स हार्मोन होता है, डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन। अब वो जो डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन हार्मोन होता है वही मेल के केस में कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन में और फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन के केस में, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स। तो होता क्या है कि कभी कुछ कुछ केसेस पर ऐसा भी मिल जाता है कि ह्यूमन मेल के केस में इन मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ बढ़ जाती है, दैट मीन ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होना शुरू होते हैं और वो भी स्पेशली ड्यूरिंग प्यूबर्टल स्टेज। तो इस स्टेज को बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। लेकिन क्या अगर मेल में ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो चुका है तो क्या उनमें भी मिल्क सिंथेसिस होगा? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ह्यूमन मेल के केस में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि मिल्क सिंथेसिस के लिए जरूरी है वो यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। और बिकॉज ऑफ दैट ये कहते हैं कि गायनेकोमेस्टिया या ब्रेस्ट की ग्रोथ होने के बावजूद भी ह्यूमन मेल्स में मिल्क सिंथेसिस नहीं होगा। कुछ ये अदर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये है अपने पास पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के ऊपर ये ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है। ओके, सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप ये व्हाइट से जो देख रहे होते जो जिसको मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होता है कूपर्स लिगामेंट। ये कूपर लिगामेंट ब्रेस्ट को होल्ड रखने में सपोर्ट करता है और ब्रेस्ट में वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू होता है। देखिए, ग्लैंडुलर टिश्यू तो होगा ही होगा मेमोरी ग्लैंड में, लेकिन इसके साथ साथ वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू होता है। दैट इज व्हाई द साइज ऑफ जो ब्रेस्ट होता है वो डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट इन देम। वेरी क्लियर। कुछ यहां पर आप और कुछ देखते हैं तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये होती है मसल्स बिटवीन द रिब्स। मसल्स बिटवीन रिब्स,
तो किस कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। और ये जो कट एंड दिखाई देते हैं ये रिब्स के कट एंड्स होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर रिब्स की लाइनिंग आ जाएगी, इसके पास पेक्टोरलिस मेजर मसल की लेयर होगी, सस्पेंसरी लिगामेंट होगा यहां पर जो कि ब्रेस्ट को सपोर्ट करने का काम करता है, देन वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और फिर इसके अंदर आते हैं इसके फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो होते हैं मेमोरी लोब्स। हर एक अगर मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो ईच मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। एंड दीज मेमोरी लोब्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, मेमोरी लोब्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स known to be as memory alveoli. Memory alveoli are the functional units for synthesis of milk in memory gland. तो जिस समय जो हार्मोनल एक्टिविटीज होती हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हार्मोन लाइक प्रोलैक्टिन की प्रेजेंस में इन मेमोरी एल्वियोलाई में मिल्क का सिंथेसिस होता है और वो मिल्क इनकी कैविटी में स्टोर्ड हो जाता है। तो सेल्स ऑफ एल्वियोलाई आर द प्रोडक्शन साइट्स, दे सीक्रेट मिल्क। और वो जो मिल्क सीक्रेट होता है, अगर हम यहाँ पर देखें कि ये कोई एक मेमोरी एल्वियोलाई है, तो ये मेमोरी एल्वियोलाई जो मिल्क सिंथेसाइज करेगी, वो मिल्क सिंथेसिस होने के बाद वो इनकी यहाँ पर कैविटी में डिपॉजिट हो जाएगा। थोड़ा और इसको डिफाइन करेंगे, ये एक मेमोरी एल्वियोलाई, ये दूसरा मेमोरी एल्वियोलाई और ये तीसरा। तो जो मिल्क सिंथेसाइज होगा इन एल्वियोलाई के द्वारा, वो मिल्क इनकी इन कैविटीज में डिपॉजिट हो जाता है और फिर यहाँ से स्पेसिफिक ट्यूब्यूल्स की हेल्प से वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पर जो हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, बेसिकली वो उस पोर्शन का देख रहे हैं जो मिल्क बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। बाकी का एडिपोज टिश्यू या रेस्ट ऑफ जो स्ट्रक्चर है जो ब्रेस्ट में और पाई जाती हैं, उनकी हम स्टडी इस स्लाइड में नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिंपली ये देख रहे हैं कि हर एक मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं और ईच मेमोरी लोब हैविंग लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी एल्वियोलाई। ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं ये जैसे है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा, तो ये जो क्या है मेमोरी एल्वियोलाई होते हैं, ये मेमोरी एल्वियोलाई है। और इन मेमोरी एल्वियोलाई के द्वारा जो मिल्क बनता है वो इन्हीं की कैविटी में स्टोर्ड हो जाता है। फिर मेमोरी जो एल्वियोलाई है वहां से ट्यूब्यूल्स निकलती है, ट्यूब्यूल्स आगे फ्यूज होंगी तो मेमोरी डक्ट बनाएंगी। ये देखिए, दिस इज नॉर्मल कॉमन पाथ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क। जैसे कि ये क्या है, मेमोरी एल्वियोलाई है, ये है मेमोरी एल्वियोलस, एक मैंने रिप्रेजेंट किया। अब मेमोरी एल्वियोलस के अंदर यहां पर क्या हुआ, मिल्क का सिंथेसिस हुआ और मिल्क यहां पर जाकर के ये डिपॉजिट हो गए, ये यहां पर मिल्क भर जाता है। अब होता क्या है कि इन्हीं मेमोरी एल्वियोलाई से क्या निकलती है, छोटी छोटी ये मेमोरी ट्यूब्यूल से निकलती है, ये निकलती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो मिल्क फ्रॉम मेमोरी एल्वियोलाई की कैविटी से मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा। मेनी मेमोरी ट्यूब्यूल कलेक्टिव रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी डक्ट। ओके, ये मेमोरी डक्ट बनेगी। देखो, एक ट्यूब्यूल ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो ये मल्टीपल मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं जो मिल करके एक मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। एंड मल्टीपल मेमोरी डक्ट कलेक्टिवली फ्यूज टू फॉर्म द मेमोरी एम्पुला। तो memory tubules fuse to form memory duct and more than one memory duct collectively fuse to form memory ampulla, and then memory ampulla leads outside through lactiferous ducts. Very clear? अब जो यहां पर एरिया आप देखते हैं, ये वाला जो एरिया होता है, दिस एरिया इज सेड टू बी द एरियोला, इसको हम लोग एरियोला बोलते हैं, दिस वन इज एरियोला बोलते हैं। और इस एरियोला के सेंटर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है क्या, निपल प्रेजेंट होती है, जिसके सकलिंग से मिल्क आगे जाता है। तो एरियोला जो हाईली कह सकते हैं पिगमेंटेड एरिया है जो निपल को चारों तरफ से सराउंड करता है, और हाईली पिगमेंटेड होने के साथ साथ इट ऑल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स और एपरेंट न्यूरॉन्स, क्योंकि जिस समय सकलिंग एक्टिविटी होगी, सकलिंग एक्टिविटी डन बाय द इन्फेंट, तो इस केस पर स्पेसिफिक सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं, और वहां से फिर हार्मोनल मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जिसके रिजल्टेंट सिंथेसिस ऑफ मिल्क और इजेक्शन ऑफ मिल्क
दोनों काम होते। वेरी क्लियर। तो सिंपल एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है पाथ ऑफ, अगर हम मिल्क की बात करें कि मिल्क बाहर कैसे आता है, उसके कौन कौन सी डक्ट से होते हुए आता है, तो मेमोरी एल्वियोलाई से क्या निकली, मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकली। मेनी मेमोरी ट्यूब्यूल कलेक्टिवली फ्यूज टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, मोर देन वन मेमोरी डक्ट फ्यूज टू फॉर्म memory ampulla, and memory ampulla leads to lactiferous duct which further opens outside in the center of nipple। चलिए नेक्स्ट है, यहां पर कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज की बात करने वाले हैं कि जो लैक्टेशन मैकेनिज्म है, इस लैक्टेशन मैकेनिज्म में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। वेरी क्लियर। तो बेसिकली अगर मैं देखूं लार्जर स्केल पर, तो बेसिकली यहां पर हम दो हार्मोन की ही बात करने वाले हैं। अदरवाइज अगर मैं और हार्मोन्स की बात करूं तो टोटल 4 हार्मोन होते हैं जो कि लैक्टेशन मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। और वो कौन कौन से, इसमें से एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा हो गया प्रोलैक्टिन और चौथा हो गया ऑक्सीटोसिन। तो ये दो हार्मोन तो अपने पास हैं। तो क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर फिर वो दो हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल में लैक्टेशन को कैसे सपोर्ट करते हैं। तो इन ह्यूमन फीमेल की अगर बात करें तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो मेमोरी डक्ट के अंदर, सॉरी मेमोरी ग्लैंड के अंदर डक्ट सिस्टम के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो मेमोरी एल्वियोलाई को फंक्शनली एक्टिव करता है। देखिए जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये मिल्क सिंथेसिस तो करा सकता है, लेकिन उस मिल्क सिंथेसिस कराने के लिए एल्वियोलाई को कैपेबल बनाने का जो काम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन का है। वेरी क्लियर। मींस जो प्रोलैक्टिन है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड या फुली फंक्शनल रेडी एल्वियोलाई पर अपना एक्शन करके मिल्क सिंथेसाइज कराने का काम करेगा। ठीक है। सोर्स की बात करें तो जो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन का रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पोर्शन है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब यहां पर बेसिकली वर्ड यूज किया जाए तो सीक्रेटेड होता है और यहां पर होना चाहिए वर्ड क्या, रिलीज। क्योंकि जो सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन है वो हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस से हार्मोन बन करके एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हेयरिंग बॉडीज में आके स्टोर हो जाता है और मैकेनिकल स्टिमुलेशन के रिजल्टेंट वो वहां से रिलीज होता है। ठीक। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो रिलीज है पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है। ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कहां होगा, वो होगा हाइपोथैलेमस में। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट की हेल्प से कहां पर आएगा, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएगा और स्टोर्ड कहां होगा, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द हेयरिंग बॉडीज में स्टोर रहता है। टारगेट टिश्यूज, प्रोलैक्टिन टारगेट टिश्यूज एल्वियोलाई होते हैं, जबकि यहां पर मेमोरी मायोएपिथेलियम ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब मायोएपिथेलियम ध्यान दीजिएगा, जो मेमोरी एल्वियोलाई है अनडाउटेडली दीज आर द स्पेसिफिक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स आर द यूनिट्स इन memory gland for synthesizing milk, but they are also having some specific type of एक्टिन एंड कह सकते हैं वो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन इनमें मसल की तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पर वर्ड यूज किया गया मायो एपिथेलियम, द काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल दैट हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड मस्कुलर स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन जो मसल के लेवल पर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फिलामेंट दैट इज एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं, तो वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट इनके लेवल पर भी पाए जाते हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन्हीं फिलामेंट के कॉन्ट्रैक्शन कर से मिल्क का इंजेक्शन कराता है। इसके प्राइमरी एक्शन की बात करें तो ड्राइव द एक्टिव सिक्रीशन इनटू द ल्यूमेन दैट मीन मिल्क सिंथेसाइज करके मिल्क एल्वियोलाई की कैविटी में लाने का काम करेगा और वहां से मिल्क को बाहर लाने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। टाइमिंग की अगर बात करते हैं, रिलीज वगैरह की बात करें तो इसका जो लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन है वो फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान ही बढ़ जाता है, जबकि इसका जो रिलीज है या इसका जो लेवल ह्यूमन फीमेल होता है वो तब होता है जब लैक्टेशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। हाँ जी, द लेट डाउन मैकेनिज्म। अब लेट डाउन मैकेनिज्म बेसिकली क्या है कि किस तरीके से मिल्क ब्रेस्ट से बाहर आता है, मेमोरी ग्लैंड से बाहर आता है। तो होता क्या है, जब इन्फेंट इस एरियोलर रीजन को या निपल के रीजन को माउथ के अंदर लेकर के सकलिंग करना शुरू करता है,
तो उस सकलिंग करने से यहां पर सेंसरी स्टिमुलस जनरेट होता है, सेंसरी स्टिमुलस जनरेट होगा। और ये सेंसरी स्टिमुलस कहां पहुंचा? हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन पे पहुंचता है। तो बाय बाय द एफरेंट न्यूरॉन्स द मैकेनिकल एक्टिविटी दैट इज व्हाट? सकलिंग। सकलिंग जैसी मैकेनिकल एक्टिविटी से जो सेंसरी इंपल्स जनरेट हुआ है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो जनरेट हुई है, वो सेंसरी स्टिमुलस ग्रेजुअली कहां जाएगा? धीरे धीरे वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा। अब हाइपोथैलेमस एक ऐसा कह सकते हैं, यहां पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड का रिप्रेजेंटेशन है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। अब जो सकलिंग के रिजल्टेंट जो मैकेनिकल एक्टिविटी हुई, उसमें सेंसरी इंपल्स जनरेट हुआ, वो सेंसरी इंपल्स है न्यूरल इंपल्स धीरे धीरे कहां पहुंचा? हाइपोथैलेमस में पहुंचा। अब हाइपोथैलेमस के लेवल पर दो हार्मोन बनते हैं। हाइपोथैलेमस के लेवल दो हार्मोन बनते हैं, उनमें से एक होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। अब जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो कहां पर आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर आता है। और वहां पर आने के बाद वो एंटीरियर पिट्यूटरी से पहुंचेगा मेमोरी ग्लैंड में, सिंथेसिस ऑफ मिल्क कराएगा। अब जब मिल्क का सिंथेसिस होगा तो मेमोरी एल्वियोलाई क्या होंगी? स्ट्रेच होंगी, और उस स्ट्रेचिंग से दोबारा से एक सेंसरी इंपल्स जनरेट होता है जो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच करके ऑक्सीटोसिन को रिलीज को प्रमोट करेगा। और जब ये ऑक्सीटोसिन के रिलीज को प्रमोट करेगा तो ऑक्सीटोसिन के रिजल्टेंट इन मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट जो मायोएपिथेलियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट इजेक्शन ऑफ मिल्क होगा। तो प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन के लिए होता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क लेट डाउन हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं। देन यहां पर कुछ प्रोलैक्टिन के बारे में इंफॉर्मेशन हमने ऐड करने की कोशिश किया है। हाइपोथैलेमस मैनेज टू अपोजिट सिग्नल कैसे? देखिए, हाइपोथैलेमस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो डुअल काम करता है। एक तो नर्वस सिस्टम की तरह से भी रोल प्ले करता है, साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम की तरह से भी काम करता है। तो हाइपोथैलेमस से कुछ रेगुलेटरी हार्मोन्स निकलते हैं, और वो रेगुलेटरी हार्मोन या तो रिलीजिंग टाइप का होगा या फिर वो इनहिबिटरी होगा। जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले आता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, जहां से करस्पॉन्डिंग हार्मोन निकलेगा, और फिर वहां से कोई दूसरी एक्टिविटी होने वाली आगे की तरफ होती है। सिमिलरली जब उस हार्मोन का लेवल या तो बॉडी में ज्यादा हो जाता है या उसके भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इन दैट केस उसी हाइपोथैलेमस से एक इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर करस्पॉन्डिंग हार्मोन के रिलीज को, सिक्रीशन को ब्लॉक करता है। तो हाइपोथैलेमस से बेसिकली दो हार्मोन निकलते हैं, उसमें से एक निकलता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज हुआ? हाइपोथैलेमस से निकला। हाइपोथैलेमस से आने के बाद इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, और उस एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट जो लैक्टोट्रोपिक सेल्स होती हैं, उन लैक्टोट्रोप सेल से निकलता है हार्मोन प्रोलैक्टिन। और जब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा तो टारगेट ऑर्गन क्या है इसका? मेमोरी एल्वियोलाई है, जहां पर इस प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रेजेंस में मेमोरी एल्वियोलाई के लेवल पर मिल्क का सिंथेसिस होना शुरू होता है। कुछ केसेस पर, अब जैसे मान लीजिए कि द चाइल्ड इज नॉट सकलिंग मिल्क, तो इन दिस केस जो अगर प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा रहेगा तो मिल्क सिंथेसिस ज्यादा होगा, तो ब्रेस्ट में टेंडरनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली दूसरा एक सिग्नल चालू होता है जो मिल्क सिंथेसिस को सप्रेस कर सके। और वो कैसे? इसी हाइपोथैलेमस से एक दूसरा हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन एक काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम वेल नोन, जिसको डोपामीन के नाम से भी जानते हैं। यही प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है तो वहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिंथेसिस को वो कम कर देता है। वेरी क्लियर? तो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के द्वारा ही प्रोलैक्टिन का लेवल या तो इंक्रीज होता है या प्रोलैक्टिन का लेवल डिक्रीज होता है।
हाइपोथैलेमस से निकलने वाला प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन will stimulate more and more secretion of more release of prolactin hormone from the anterior pituitary, while prolactin inhibitory hormone brings about under secretion of prolactin releasing hormone. Okay, under secretion of prolactin hormone from this pituitary gland, and in this way there is a mechanism hormonal control हो जाता है किसका, lactation mechanism का. ऑटोक्राइन फीडबैक. अब ऑटोक्राइन फीडबैक कैसा है, होता क्या है कि जो मेमोरी ग्लैंड में अनडाउटेडली एक हार्मोनल कंट्रोल तो अपना है ही है कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन की हेल्प से, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन की हेल्प से. फ्यू केसेस पर क्या है कि जैसे हमारे जो बेबी बीमार है, चाइल्ड इन्फेंट बीमार है, वो सकलिंग एक्टिविटी कम कर रहा है, तो और इस केस में अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर मिल्क सिंथेसिस और कलेक्शन ज़्यादा होगा. मिल्क सिंथेसिस कलेक्शन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर टेंडरनेस, ठीक है, मोर टाइटनेस, पेनफुल कंडीशन एक फीमेल को हो सकती है. तो एक स्पेसिफिक ऑटोक्राइन मैकेनिज्म मिल्क के लेवल पर खुद पाई जाती है. होता क्या है कि मिल्क में एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं इनहिबिटरी प्रोटीन. वेरी क्लियर, जिसको इनहिबिटरी प्रोटीन या इनहिबिटरी पेप्टाइड प्रेजेंट है मिल्क में, खुद ही इनहिबिटरी पेप्टाइड प्रेजेंट है यहाँ पर. दिस इज ए काइंड ऑफ इनहिबिटरी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है, और ये इनहिबिटरी पेप्टाइड खुद भी प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन के सिक्रीशन को प्रमोट करता है. मींस जब ब्रेस्ट के लेवल पर मिल्क कलेक्शन सफिशिएंट क्वांटिटी पे हो चुका है, इससे ज्यादा मिल्क अगर उनमें एक्यूमुलेशन होगा तो एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट ना होने पाए, इस वजह से मिल्क में खुद का प्रेजेंट एक इनहिबिटरी पेप्टाइड है. वो इनहिबिटरी पेप्टाइड खुद ऐसे सिग्नल जनरेट करना शुरू करेगा जो हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन के रिलीज को प्रमोट करे, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कम किया जा सके और यहां पर सिंथेसिस ऑफ मिल्क कम हो जाए, जिससे कि जो एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट होने वाली है वो ना होने पाए. डन. लैक्टेशन दो टाइप की है. अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लैक्टेशन उसमें लिखा गया है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है. अब वो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन जो मैकेनिज्म है वो कैसे, दैट मीन इट इज ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. अब वो रिफ्लेक्स दो टाइप का है, एक अनकंडीशनल और एक कंडीशनल रिफ्लेक्स. अगर रिफ्लेक्स को हम डिफाइन यहां इन दो पॉइंट पर करें, सिंपल, अनकंडीशनल और कंडीशनल. जो कंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं दे रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रेनिंग, लेकिन जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं इनको किसी भी टाइप की स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है. दैट मीन ये बाई बर्थ होती हैं. और लैक्टेशन के टाइम में जो इनिशियल मिल्क इंजेक्शन होता है, इनिशियल जो मिल्क सिंथेसिस होता है, वो एक फीमेल में अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होती है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे ऑटोमेटिक रिएक्शन या कह सकते हैं हार्मोनल मैकेनिज्म होती है जो एक फीमेल में लैक्टेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर देती है, जो अर्लियर स्टेज पर होती है. दैट मीन जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, कुछ दिनों तक ये चलने वाली मैकेनिज्म होती है. तो लैक्टेशन इज स्ट्रिक्टली अनकंडीशनल फिजिकल रिफ्लेक्स. मिल्क इंजेक्शन रिलाइज एंटायरली ऑन द डायरेक्ट टैक्टाइल स्टिमुलेशन ऑफ. दैट मीन जब कोई चीज, जैसे कि अगर हम लैक्टेशन की बात करें तो जिस समय बेबी के द्वारा ब्रेस्ट की सकलिंग की जाती है, निपल एरियोला की सकलिंग की जाती है, तो मैकेनिकल स्टिमुलेशन हुआ, और उस मैकेनिकल स्टिमुलेशन के रिजल्टेंट जो लैक्टेशन इंटायर मैकेनिज्म पूरी हो रही होती है वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में आती है. देखिए, कंडीशनल और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में एक चीज जो बता दूं, जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होती है यहां फिजिकल स्टिमुलस का होना जरूरी है, जबकि कंडीशनल रिफ्लेक्स में फिजिकल स्टिमुलस का होना जरूरी नहीं है. होता क्या है कि जब बार बार वही चीज होती है, तो जब बार बार कोई एक चीज होती है तो ग्रेजुअली इट बिकम्स द पार्ट ऑफ एन इंटरनल मेमोरी, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कि वो चीज हमारे सामने नहीं होने के बावजूद भी हम उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं. एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप देखो तो जैसे कोई एक व्यक्ति जो एक किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है, तो शुरुआत में वो सीखता है कि एक चीज, वो धीरे धीरे कैसा होता है कि उसको सीखने की जरूरत नहीं होती है. इवन वो कहीं पर माई कहीं पर बैठा, उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उसके हाथ या उसकी फिंगर ऑटोमेटिकली अपने आप भी चलना शुरू हो जाती हैं. या आपने
कंडीशनल और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में रिलेटेड एक एग्जांपल पावलोव का पढ़ा होगा डॉग का, कि जहां पर डॉग्स ग्रेजुअली बिकम एडाप्टेड कि रिंगिंग ऑफ बेल इज बेसिकली साइन फॉर फूड और उनमें सलाइवेशन अपने आप हो जाता है। तो वो कंडीशनल रिफ्लेक्स है। कंडीशनल रिफ्लेक्स के केस में इनिशियल जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो हमारे ब्रेन का होता है, सेरिब्रम का होता है, जहां लर्निंग होती है, एंड आफ्टर दैट लर्निंग बिकम द इंटरनल पार्ट ऑफ काइंड ऑफ हैबिट तरह से होती है। तो जैसे हमें वो सिग्नल कहीं से भी मिलता है, भले ही वो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट ना हो, तो भी वैसा ही वो रिस्पॉन्स हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो इनिशियल जो लैक्टेशन होता है वो एक प्रकार का अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है, जहां पर सकलिंग ऑफ द ब्रेस्ट बाय द इन्फेंट जरूरी होती है, बट धीरे धीरे एक ऐसे सिचुएशंस आती है, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बिटवीन द चाइल्ड एंड द मदर स्टेब्लिश होता है कि इवन ओनली द क्राई साउंड ऑफ द बेबी कैन इनिशिएट द इजेक्शन ऑफ मिल्क बाय रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको कंडीशन रिफ्लेक्स में कहा गया कि जब शुरुआती दौर में एक धीरे धीरे वो बेबी की सकलिंग से फीमेल में एक ऐसे सिस्टम में जनरेट हुआ कि अगर किसी केस पर बेबी केवल रोना ही शुरू कर देता है और मदर बेबी जो बेबी है वो भी मदर के ब्रेस्ट की सकलिंग नहीं कर रहा है, केवल वो रो रहा है कहीं आसपास, तो भी मदर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है और मिल्क लेट डाउन अपने आप भी होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जो मिल्क बताओ वो दो अलग तरीके का है, कोलेस्ट्रम और रेगुलर मेच्योर मिल्क। जस्ट आफ्टर डिलीवरी लगभग अगले 24 आवर्स से 48 आवर्स तक जो येलोइश कलर का थिक मिल्क निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो शुरुआती दौर का दैट मीन डिलीवरी या पार्चुरेशन के बाद 24 से 48 घंटे के आसपास जो येलो कलर का मिल्क निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये येलोइश डेंस हाईली प्रोटीन रिच होगा। प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट है? लैक्टेबिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें फैट कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है। दूसरी चीज, इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का सिक्रेटरी एंटीबॉडी होता है जिसको आईजीए बोलते हैं, और ये जो सिक्रेटरी एंटीबॉडी होता है, ये सिक्रेटरी एंटीबॉडी जो इन्फेंट है उसमें एक प्रकार की पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करता है, क्योंकि जो इन्फेंट है वो अभी मान के चलिए कि नॉन इम्यून है, मतलब उसके अंदर पैथोजेनिक एजेंट से के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेबिलिटी या क्षमता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर इसमें सिक्रेटरी एंटीबॉडी ए मिलेगा, जो चाइल्ड को या चाइल्ड के जो गट सरफेस होता है वहां पर जो माइक्रोब में होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, और अगले 48 और 72 आवर्स लेटर जो मिल्क होता है वो एक रेगुलर मिल्क के फॉर्म में रिप्लेस हो जाता है। ये नॉर्मली जगह देखा जाए तो इसकी जो डेंसिटी है वो कंपेरेटिवली कम मिलेगी, रिच इन ऑर्गेनिक फैट वाटर मिलेगा। ओके, और ये मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करने वाली चीज होती है, और इसलिए अगर देखा जाए तो आज की डेट में गवर्नमेंट के द्वारा या एनजीओ हर सब के सभी ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं, क्योंकि जो इनिशियल टाइम जो हुए जहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग करना जरूरी है, तो उसका रीजन क्या है कि बेबी को मदर से कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो बेबी की ग्रोथ के लिए और बेबी के इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इनिशियल लेवल पर कभी भी कोई ऐसा फूड बेबी को नहीं दिया जा सकता है, और ना दिया जाना चाहिए जो उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। वो कैसे? क्योंकि जो बेबी का भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 100% पूरी तरीके से इस तरीके से प्रिपेयर नहीं है कि वो आउटसाइड फूड को डाइजेस्ट कर पाए और उसको बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए उसको बना सके। तो इसलिए इनिशियल लेवल कहा जाता है कि कंप्लीट फूड फॉर जो इन्फेंट अप टू 6 मंथ तक माना जाता है वो क्या है? मदर मिल्क माना जाता है। डन। कुछ और कंपनी ने यहाँ पे कोशिश किया है कि जैसे कि मेजर कंपोनेंट मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रीडोमिनेंटली वाटर प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट के हाई लेवल पर फैट और केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, माइनर ऑर्गेनिक्स भी चीजें जैसे मल्टीपल टाइप ऑफ कह सकते हैं मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लिनिकल डेफिशिएंसी मींस जो मिल्क है, जो मदर मिल्क होता है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कंपेरेटिवली लेस क्वांटिटी में पाई जाती है। तो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इज नोटेबली वेरी पुअर इन आयरन, बट कंटेन लिटिल अमाउंट ऑफ विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो बहुत कम क्वांटिटी पे होंगे। प्रोलैक्टिन और या लैक्टेशन से रिलेटेड अगर एक कंसेप्ट पढ़ें तो जो लैक्टेशन मैकेनिज्म है, इंटेंस लैक्टेशन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल में भी सपोर्ट करता है।
और वो कैसे सपोर्ट करता है? अगर इंटेंस लैक्टेशन होता है तो माना जाता है कि फीमेल में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होता है, और अगर गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल एक्टिविटीज, ओवल्यूशन जैसी चीजें नहीं होंगी। मींस चांसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, चांसेज ऑफ प्रेगनेंसी लगभग नील माने जाते। तो है क्या कि जिसमें किसी फीमेल में हाइपर प्रोलैक्टीमिया होता है, दैट मीन प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा होता है, तो हाई प्रोलैक्टिन होने के कारण वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है। तो हाई प्रोलैक्टिन, लो जीएनआरएच। और अगर जीएनआरएच का लेवल कम है, दैट मीन फीमेल में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल कम है, तो फीमेल के केस में गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से? दो गोनेडोट्रोपिन्स, जिसमें कि एक होता है एलएच और एक होता है एफएसएच। एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन कम हो जाता है या कहें नहीं होता है, जिसके कारण फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल एक्टिविटीज नहीं होती है, और इस केस पर हाई प्रोलैक्टिन या हाई लैक्टेशन होने के कारण फीमेल में अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को बोला जाता है लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन मींस वही मिल्क सेंसेशन, मिल्क ब्लेड डाउन वाली चीजें आ गई, और एमेनोरिया मींस अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ए फीमेल ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन इज कॉल्ड एज लैक्टेशन एमेनोरिया। और यहां पर ऐसा माना जाता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल के हाई होने के कारण फीमेल में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा, और जब उसका सिक्रीशन नहीं होगा तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स लाइक एफएसएच एंड एलएच का सिक्रीशन नहीं होगा। फाइनली जो ओवेरियन एक्टिविटीज है, यूट्राइन एक्टिविटीज किसी फीमेल में होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा, और चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन लगभग नील रहेगा। बशर्ते अब इसका इफेक्टिविटी क्या है? देखिए, नॉर्मली माना जाता है कि इट इज इफेक्टिव एज लॉन्ग एज नेक्स्ट 6 मंथ फॉलोइंग पर्च्यूरेशन, बट ये फीमेल टू फीमेल वेरिएबल है। नॉर्मल आइडियल कंडीशन पर अगर हम मान लीजिए 100 फीमेल की स्टडी करें, 100 फीमेल पर ये स्टडी करना शुरू करें, तो लगभग मोस्टली फीमेल में 6 मंथ का ड्यूरेशन हमें मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि लैक्टेशन एमेनोरिया इज इफेक्टिव एज लॉन्ग एज अप टू 6 मंथ फॉलोइंग पर्च्यूरेशन। मेस्टेल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पर देयर इज ए सीवियर टेंडरनेस, पेनफुल कंडीशंस पाई जाती है। इसमें वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इन्फेक्शन के कारण या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। ठीक है। डिमांड ड्रिवन बायोसिस्टम। अब डिमांड ड्रिवन कैसी बात कहेंगे? सिंपल सी चीज है, जो बेबी की डिमांड है फूड, तो बेबी डिमांड फूड होने के कारण क्या करेगा? बेबी उसकी मिल्क की सकलिंग करेगा, और जब मिल्क की वो सकलिंग करेगा तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा सिस्टम चालू होगा जो प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन को सपोर्ट करेगा, और उस प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन के कारण मिल्क का सिंथेसिस होगा। मिल्क सिंथेसिस होकर एविलाई में स्ट्रेचिंग होगी, और उस स्ट्रेचिंग के सिग्नल के रिजल्टेंट ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और वो मिल्क के सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। एंड देन आफ्टर, जब वो मिल्क की सकलिंग बेबी करेगा तो बेबी में पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, न्यूट्रिएंट डेंसिटी डेवलप होती है, ग्रोथ होता है। मतलब जो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो लैक्टेशन है एक बेबी के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।